हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी से संबंधित मोस्ट 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि चाहे आपकी भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट से भर्ती हो, चाहे आप नर्सिंग से हो, चाहे आप किसी डिफेंस या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखते हैं और आज की वीडियो में बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य के जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, मनुष्य का जो रक्त होता है, मनुष्य में जो रक्त होता है, रक्त के अंदर क्या होती है? आरबीसी होती है और क्या होती है? डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब श्वेत ब्लड ये कोशिकाएं होती हैं। तो इनका जीवन काल कितना होता है उसकी बात करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन 100 दिन, बी नंबर ऑप्शन 140 दिन, और सी नंबर ऑप्शन 120 दिन, डी नंबर ऑप्शन 180 दिन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 120 दिन। जो ये मनुष्य के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो इनका औसत जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्य के शरीर है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा जो एक पदार्थ है या भाग है जो सबसे ज़्यादा कठोर पाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन अमीनो अम्ल, बी नंबर ऑप्शन हड्डी, सी नंबर ऑप्शन दांत का इनमेल, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो क्या रहने वाला है? दांत का इनमेल। ये क्या है? सी नंबर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है। और किस चीज़ के लिए क्या होता है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। मैं आपको सबसे पहले यही बता देना चाहता हूँ कि जो भी कोविड से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। कोविड-19 के जो कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं, उनकी वैक्सीन है, कब लगाई जाती है, कब आया था, सबसे पहले कहाँ आया था, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आगे आने वाली भर्तियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बने हैं और हर प्रकार से पूछा जा रहा है। 2021 से जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके बाद में, तो 2021 के बाद में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए नंबर, तो अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं जी, भारत द्वारा निर्मित है, जो कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीन बनाई गई थी। वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड एक वैक्सीन है, दूसरी और क्या है? कोवैक्सीन है। उन्हें संग्रहित करने के लिए जो आवश्यक तापमान होता है ना, आवश्यक तापमान कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ए नंबर अपना जो रहने वाला ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, और बी नंबर ऑप्शन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और सी नंबर ऑप्शन है 7 से 12 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस। तो अपना जो इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है उसके बात करते हैं दोस्तों। बी नंबर अपना इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है। क्या होगा इसमें? 2 से क्या होगा? 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान रखा जाता है। किसका रखा जाता है? मान लो कोई एक आपने फ्रीजर लिया है या कोई ऐसा बॉक्स लिया है या ऐसा कोई रूम है जिसमें क्या किया जाता है? इनको संग्रहित किया जाएगा। किनको किया जाएगा? इसको कोविशील्ड और कोवैक्सीन को क्या किया जाता है? अंदर रखा जाता है। रखने के कारण आपको पता है कि यहाँ का तापमान नियंत्रण करने के लिए, तापमान का मतलब होता है यहाँ की वैक्सीन को संतुलित बने, वैक्सीन है उसको ठीक से रख पाएँ, या मतलब उसका जो है ख़राब ना हो, किसी प्रकार से कोई भी प्रभावित ना हो, इस प्रकार से रखने के लिए उसका तापमान रखा जाता है। वो तापमान कितना होता है? आपके सामने तापमान होगा 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा उसमें पूछा जाता है कि जो कोविशील्ड है ये किसके द्वारा बनाई गई? भारत की 2 कंपनियां हैं। भारत की 2 कंपनियों के बारे में बात करते हैं। तो बायोटेक ने क्या किया था? कोविशील्ड का निर्माण किया था। जो बायोटेक है इसने क्या किया था? कोविशील्ड का निर्माण किया तो की गई तो वे कोवैक्सीन है, तथा सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की कोविशील्ड है। कोविशील्ड किसके द्वारा की गई थी? ये तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जो कोवैक्सीन है ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? बायोटेक के द्वारा तैयार की गई थी। अब आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड भारत की किस कंपनी द्वारा तैयार की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और जो कोवैक्सीन है ये किसके द्वारा तैयार की गई? भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा तैयार की गई। अब आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो एक अमेरिका है,
अमेरिका देश है, अमेरिका देश की भी क्या होगी, अमेरिका देश की भी जो वैक्सीन थी उसका नाम था फाइज़र। क्या नाम था, फाइज़र। अब आपसे पूछा जाए फाइज़र, फाइज़र किस कंपनी द्वारा तैयार की गई, तो ये था एनबेंट, एनबेट, एनटेक, एनटेक था इसका, क्या नाम था, एनटेक नाम था, एनटेक कंपनी का नाम था। और अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रखा जाता है ताकि ये किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बारे में कुछ बातें और है जो मैं बताता हूँ। इसके बारे में एक ये है कि भारत में जो कोविशील्ड है, कौन सी है, कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड को की कितनी खुराक होती है, 2 खुराक होती है। कितनी खुराक होती है, 2 खुराक। आपसे पूछा जाए कोविशील्ड की कितनी खुराक है, 2 खुराक है। दोनों खुराक देने का जो अंतराल है, समय का अंतराल है, वो कितना रखा गया है, 12 से 16 हफ्ते का। पहली खुराक देने के बाद आपने को क्या करना है, 12 से 16 हफ्ते का गैप लेना है, उसके बाद में क्या करना है, दूसरी डोज को लगवाना है। तो दोस्तों आज इसमें ये है कि 3-4 प्रश्न ऐसे बनते हैं संबंधित, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए किस प्रश्न से आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4th नंबर की, जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है उसके बारे में बात करते हैं। ए नंबर अपना ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन, सॉरी, तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है। एनीमिया का रोग का मतलब होता है रक्त की कमी, रक्त की क्या होती है, कमी होती है। रक्त की कमी या अल्पता बोलते हैं इसे, रक्त की कमी या अल्पता बोला जाता है। ये किसके कारण होता है आपको ये पता होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन तो दोस्तों हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो एनीमिया रोग का मतलब होता है जो ब्लड होता है, ब्लड या रक्त होता है, रक्त की क्या होती है, कमी होती है। रक्त की कमी या इसे क्या बोल देते हैं, रक्त अल्पता बोल देते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। 4th नंबर क्वेश्चन का उसमें है कि आपको जो एनीमिया रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। इसमें आपको एक दिया जाएगा साइन डाउन का, इसका मतलब होता है कमी, अप का मतलब होता है कि इसमें अधिकता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनीमिया होता क्या चीज़ है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो रक्त की कमी, रक्त की कमी को क्या कहते हैं, रक्त की कमी या अल्पता को क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को HB के नाम से भी जाना जाता है। और बी नंबर ऑप्शन आयोडीन, सी नंबर ऑप्शन विटामिन सी, डी नंबर ऑप्शन विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों उसका क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एनीमिया का अर्थ क्या होता है। रक्त की कमी आपको सीधा सा पता होता है, ऐसे भी पूछ लेता है एनीमिया का कमी, एनीमिया का मतलब क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है में पाए, ये हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाई। निम्नलिखित में से मधुमेह, मधुमेह एक रोग होता है कि पीड़ित व्यक्ति को किसकी ज़रूरत होती है। मधुमेह मतलब जब आपको गला है, आपको उभरा हुआ सा दिखाई दिएगा, इसे मधुमेह रोग कहते हैं। मधुमेह रोग की जो ज़रूरत होती है उस टाइम आपको पीड़ित व्यक्ति उसको किस पदार्थ की ज़रूरत होगी उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अपना ए नंबर ऑप्शन है रक्त, बी नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी नंबर ऑप्शन है इंसुलिन, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका, इंसुलिन। अगर कोई मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसको किसकी ज़रूरत होती है, इंसुलिन की। किसकी, आपको किसकी ज़रूरत होगी, इंसुलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। अब आपको मैंने पहले आप प्रश्न में आपको 4th नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे आरबीसी के अंदर जो होता है, आरबीसी के अंदर ये कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है ये भी मैंने बताया था, फिर भी हम बात करते हैं इसके बारे में क्या किस प्रकार से काम करता है। तो ए नंबर ऑप्शन है बैक्टीरिया को समाप्त करना, कि जो बीमारियां फैलाता है उसको समाप्त करना। बी नंबर ऑप्शन ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा का मतलब आपके अंदर संचित ऊर्जा है उसका उपयोग करना। और सी नंबर ऑप्शन रक्त की मात्रा को बढ़ाना, मतलब ब्लड की मात्रा को बढ़ा देना। या डी नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन की प्रवाह को
करना, प्रवाह करना या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। तो जो इसका मुख्य कार्य होता है वो अपना राइट आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन रहेगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसका मुख्य कार्य क्या रहेगा कि ये क्या करता है, रक्त को, जो मान लो रक्त यहाँ से है, आपको रक्त यहाँ से इस शरीर की बॉडी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने या पूरे शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य जो काम करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या रहेगा, जो ऑक्सीजन का प्रवाह करना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, कि 7 नंबर क्वेश्चन अंदर पूछा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं उसके बारे में पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर क्या होती हैं, 2 प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, बी नंबर ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि, सी नंबर ऑप्शन यकृत और डी नंबर ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि। अब आपसे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी रहेगा। यकृत क्या है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, यकृत है। अब जो यकृत का जो वेट होता है उसके बारे में बात अगर आपसे पूछा है, यकृत है जो ग्रंथि उसका वेट कितना होता है, 1.2 से 2.0 तक क्रीगा तक होता है, किलोग्राम होता है। इसके बीच का इसका वजन होता है। इससे आपसे पूछा जाए कि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये किसके पाचन में सहायक है, तो आपको पता होना चाहिए वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके जो उपाच्य के उपयोग में किया, उपाच्य के जो सहायक होता है वो कौन होता है, यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जो हमारे नवजात शिशु मतलब जन्म लेते हैं उस समय शिशु की जो हड्डियां होती हैं कुल कितनी पाई जाती हैं। ए नंबर ऑप्शन 206 और आपसे बी नंबर ऑप्शन में है 230, सी नंबर ऑप्शन में है 280, डी नंबर ऑप्शन में 300। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना रहेगा, 300। कितना रहेगा, 300। 300 क्या होती हैं, ये नवजात शिशु के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 300 पाई जाती हैं। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मतलब ये बाद में ये जो 300 तो स्टार्टिंग में होती है, बाद में 206 कैसे हो जाती है। तो इसके क्या होता है कि मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 हड्डियाँ बचती हैं। क्यों बचती हैं उसके बारे में बात करें, 206 हड्डियाँ क्यों बचती हैं, तो इसकी वजह यह है कई हड्डियाँ जैसे खोपड़ी आदि का जो जुड़कर, खोपड़ी आदि है जो अपनी खोपड़ी है, खोपड़ी में जो जुड़कर एक इकाई बन जाती है। मान लो खोपड़ी के अंदर जो पूरी हड्डियाँ अलग अलग गिनते हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। वो जुड़कर लगभग जैसे 5-7 हड्डियाँ जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करती है, हमारी खोपड़ी का निर्माण करती है। ये कब होता है, जब व्यक्ति की जो आयु है वो जब बच्चे से जो बड़ा हो जाता है उसकी आयु बढ़ने पर उसकी हड्डियों क्या होती है, जुड़ाव हो जाती है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि सामान्य आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो विकास है, हड्डियों का विकास है वो कब होना रुक जाता है। तो आपको लगभग आपको पता 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष होने के बाद में जो हड्डियों का विकास है वो होना क्या हो जाएगा, हड्डियों का विकास बंद होना, यानी इसमें फ्यूजन होना प्रारंभ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग है उसका जो कारण है, इसका होने का कारण क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपना ए नंबर ऑप्शन विटामिन सी की कमी, बी नंबर ऑप्शन विटामिन बी की कमी और विटामिन डी की कमी और विटामिन ए की कमी, ये इस प्रकार से पूछा गया, बताया गया। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है, जो रतौंधी होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि रतौंधी रोग का जो कारण है मुख्य या किसकी कमी के कारण होता है या किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो किसके कारण होगा, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और इसमें कमी आपसे पूछे बढ़ता है या कमी, आपसे से किसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी। अब कमी का मतलब क्या हो रहा है आपको पता होना है, जब विटामिन ए हमारे शरीर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से, इस कमी से रोग व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। रतौंधी का मतलब होता है रात, जब व्यक्ति में जब रात को जो व्यक्ति देखता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है धीरे धीरे। अब इसके बारे में और बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। इसमें अगर देखते हैं दृष्टि का समापन हो जाना इत्यादि रोग, मतलब इसमें होता है कि आपको दृष्टि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, आपको दिखाई देना कम हो जाएगा। एक और होता है कि इस रोग को क्या संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए होता है, जो ए ऑप्शन होता है, मतलब मान लो विटामिन ए है हमारा, विटामिन ए क्या होता है,
ये संक्रमण जो संक्रमण रोग फैलते हैं उनका रोधी मतलब रोकने वाला विटामिन बी कहते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है, कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको? हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। और दूसरा आपसे बोल दिया जाए गाजर है, गाजर के अंदर भी विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। और फिश है ये, और आपसे बोले मछली के ये तेल है, कलेजी है, दूध, पनीर आदि के अंदर विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो नेक्स्ट अपना जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसकी दोस्तों बात करते हैं। अग्नाशय जो हमारे शरीर का एक पार्ट होता है, एक ग्रंथि होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? एक पदार्थ को स्रावित किया जाता है। स्रावित का मतलब होता है कि उसको वहाँ से निकाला जाता है, स्रावित किया जाता है, उसके द्वारा भाव किया जाता है। तो अग्नाशय द्वारा क्या किया जाएगा? पदार्थ को स्रावित किया जाएगा। ए नंबर ऑप्शन की पाचन रस, बी नंबर ऑप्शन पीत रस, और सी नंबर ऑप्शन इंसुलिन, और डी नंबर ऑप्शन सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या किया जाएगा? हमारे अग्नाशय द्वारा किसको स्रावित किया जाता है? जो राइट आंसर रहने वाला क्या रहे? सही सी रहेगा, इंसुलिन। इंसुलिन को क्या किया जाता है? इसको स्रावित किया जाता है। और स्रावित क्यों किया जाता है इसका भी मुख्य कारण है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मेनली इसमें देखें हमें, तो दोस्तों अग्नाशय में जब इंसुलिन की जब कमी होती है, इसमें क्या देखा जाता है? इंसुलिन की कमी के कारण क्या देखा जाएगा? आपकी अगर इंसुलिन के अंदर कमी हो रही है तो आपको इंसुलिन की कमी के होने के कारण इंसुलिन से जब रक्त व मूत्र, मान लो कि रक्त आ गया, आप रक्त हो गया या मूत्र हो गया, शर्करा, जब शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी? शर्करा की मात्रा क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। शर्करा की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है, बॉडी के द्वारा बढ़ा दी जाती है। बढ़ने के कारण इस स्थिति में मधुमेह पीड़ित व्यक्ति से क्या हो जाएगा कि उसमें मतलब सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, रक्त के अंदर भी मतलब सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ने के बाद क्या होता है? उसको बचाव के लिए उसके क्या किया जाता है? मधुमेह जो बचाव होता है उसे बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को क्या किया जाता है? कृत्रिम रूप का मतलब होता है कि उसको बाहर डॉक्टर की और सहायता से या किसी रूप से इंसान की रूप की सहायता से क्या दिया जाता है? इंसुलिन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य वयस्क के व्यापक व्यक्ति में कुल कितना रक्त पाया जाता है? मान लो कितने लीटर रक्त होना आवश्यक है या कितना पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है 5 से 9 लीटर, बी नंबर ऑप्शन है 6 से 12 लीटर, सी नंबर ऑप्शन है 4 से 6 लीटर, और डी नंबर ऑप्शन है 5 से 6 लीटर। जो इसका जो आंसर राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? 5 से 6 लीटर सामान्य व्यक्ति के अंदर क्या होता है? रक्त की मात्रा पाई जाती है। अगर दोस्तों हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ये कितना होता है, तो हमारा बॉडी का लगभग ये क्या होता है? 7% लगभग रक्त की मात्रा पाई जाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो जितना वेट होता है उसका 7% है उसका ब्लड पाया जाता है। उसके बारे में और भी बात करेंगे आगे नेक्स्ट। तो अगर आप अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी जो ईसीजी होता है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? मान लो ईसीजी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, इस प्रकार से मशीन ली जाती है, उसमें क्या किया जाएगा? ग्राफ सा निकला जाता है, ग्राफ के अंदर बहुत सारी ऐसे इस प्रकार से क्या लाइनिंग दिखाई जाती है। उस लाइनिंग का मतलब क्या होता है और किसकी जाँच के लिए प्रयुक्त की जाती है? इस प्रकार से किया जाता है। अब आपको पता, आपने ये भी देखा होगा, कहीं भी आपने वीडियो किसी मूवी में देखा होगा, जिस प्रकार से इस प्रकार से अगर एरर चल रही है, मान लो अगर वो सीधी लाइन हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डेड। तो आपको आसानी से पता हो सकता है कि वो किस प्रकार का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन होगा हृदय, बी नंबर ऑप्शन होगा यकृत, सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा? हृदय। हृदय की जो क्या होती है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय में क्या होता है? जब मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गतिविधियाँ होती है, सांस की जो गतिविधियाँ होती है, उतार चढ़ाव होता है, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। ये विद्युत तरंगें होती हैं, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है कि वो कभी क्या हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। इस प्रकार से उनका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? हर ईसीजी का, इनकी ईसीजी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें। व्यक्ति में भोजन पूर्णतः पाचन तंत्र के किस भाग में पचता है? आपको पता होता है कि भोजन करते हैं, भोजन के अनेक पाचन तंत्र के भाग होते हैं। पाचन तंत्र का अगर देखते हैं तो पाचन तंत्र के जैसे मुख हो गया, फिर गले में हो गया, अग्नाशय हो गया, आमाशय हो गया, और यकृत, ये सारी चीज़ें क्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है? ये पाचन तंत्र है। भोजन का प्रभाव होता है इनके अंदर से। आपसे पूछा गया है कि भोजन है, व्यक्ति के अंदर भोजन पूर्णतः रूप से किसके अंदर पचता है? मतलब भोजन सभी भाग से होते हुए तो जाता है, सभी के भाग से होते हुए जाता है, लेकिन वो पचता किसके अंदर है, ये पूछा गया आपसे।
तो ए नंबर ऑप्शन बड़ी आंत, बी नंबर ऑप्शन अग्नाशय, सी नंबर ऑप्शन आमाशय, डी नंबर ऑप्शन छोटी आंत। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो क्या रहेगा, छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर क्या होता है, भोजन पूर्णतः पाचन पच जाता है, भोजन क्या हो जाएगा, पूर्णतः पाचन तंत्र के अंदर पच जाता है। वो कौन सा भाग होता है, छोटी आंत होता है। छोटी आंत के अंदर क्या हो जाएगा, भोजन आपका पच जाएगा। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट, उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। एक नंबर ऑप्शन 7 अप्रैल 1991, बी नंबर ऑप्शन 7 अप्रैल 1950, सी नंबर ऑप्शन 7 अप्रैल 1948, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो क्या रहेगा, 7 अप्रैल 1948 रहेगा। क्या रहेगा, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में क्या की थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है, जेनेवा। अब आपसे पूछ ले जेनेवा किस देश का हिस्सा है या किस देश का शहर है, तो आपका ये स्विट्जरलैंड का देश का एक शहर है, जिसमें किसका मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य मतलब WHO है। इसमें क्या WHO, इसमें क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो की स्थापना है वो कहाँ हुई है, जिनेवा में हुई। और कब हुई है, 7 अप्रैल 1948। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इस विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वो कब बनाया जाता है, 7 अप्रैल को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा उपकरण है, और ऐसा कौन सा औजार है जो किसी, मान लो कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मान लो उसके पेट के अंदर क्या हुई है, पेट के अंदर मान लो कोई बीमारी है, उस बीमारी का पता लगाने के लिए मतलब कोई चीरा फाड़ी किए बिना, मतलब किसी ऑपरेशन के, विदाउट ऑपरेशन के, उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है कार्डियोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है एंडोस्कोप, और सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से अपना कौन सा राइट आंसर है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। जो अपना राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो अपना बी नंबर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ये क्या करता है, आंतरिक अंगों का परीक्षण करता है। आंतरिक अंगों क्या करता है, परीक्षण करता है। लेकिन अब इसमें पूछा जाए किसका उपयोग किया जाता है, आंतरिक अंगों का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें एक क्या होती है, प्रकाश तंतु होती है। क्या होती है, प्रकाश तंतु होती है। प्रकाश तंतु होता है, प्रकाश तंतु बना होता है। प्रकाश तंतु का आपसे पूछा जाता है कि आपसे प्रकाश तंतु जो उपकरण है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने के लिए प्रकाश तंतु का उपयोग किया जाता है। ये किसके आधारित पर काम करता है, यह पूर्ण आंतरिक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक अभिक्रिया होती है, अपने साइंस के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन के अंदर ये अभिक्रिया होती है। परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई स्लाइड होती है या कोई इसके अंदर क्या प्रकाश तंतु बना होता है, जब प्रकाश मान लो कोई बॉडी के अंदर कोई है, टकरा कर वो क्या करता है, यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद तो वो इसका रिफ्लेक्शन करता है, मतलब टकराने के बाद रिफ्लेक्शन उसकी फ़ोटो क्या करता है, वापस वहाँ पे भेजता है। उससे इस बीमारी का पता चलता है। यहाँ पे ये प्रकाश तंतु परावर्तन का मतलब ये होता है किसी वस्तु को टकराना और वापस आना, यही अपने यहाँ से उसकी फ़ोटो बनाकर वापस यहाँ पे भेजता है। तो इसका जो राइट आंसर अपने क्या था दोस्तों, एंडोस्कोप था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन अपने बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि जो एड्स है, सॉरी तो दोस्तों हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा गया है कि जो एड्स है, एड्स किसके कारण होता है, एड्स होने का कारण क्या है। तो ए नंबर ऑप्शन वायरस, बी नंबर ऑप्शन बैक्टीरिया, सी नंबर ऑप्शन फंगस, डी नंबर ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो जो इसका दोस्तों राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है, वायरस। वायरस की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। अब एड्स होने का आपका कारण पूछा गया तो किससे होगा ये एड्स, एड्स होने का कारण है वायरस। अब वायरस किस प्रकार का होता है, वायरस अगर आपसे पूछा है कि किस प्रकार का होता है तो HIV जो HIV होता है, इस HIV के कारण होता है। ये रोग असुरक्षित और किससे फैलता, किससे आपसे पूछा जाए तो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से। अगर कोई HIV से संक्रमित कोई व्यक्ति है, उसका रक्त किसी अन्य व्यक्ति के अंदर दिया जाता है, उसे चढ़ाया जाता है, तो इससे इसका क्या होता है, संक्रमण होता है, ये फैलता है।
अत्यधिक सेवन करने से, अत्यधिक सेवन किसका करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी इसका क्या होता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस बॉडी पर ज़्यादा संक्रमण होता है, ज़्यादा फैलता है। रोग में रोगी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो क्या होने लग जाती है, समाप्त या ख़त्म होने लग जाती है। तो दोस्तों अपना जो एड्स का जो राइट आंसर है क्या, ये किसी कारण फैलता है, वायरस। और वायरस कौन सा था, HIV वायरस था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें, जो मनुष्य की जो विवेदन क्षमता होती है उसके बारे में बात करते हैं। मनुष्य की आंखों की विवेदन क्षमता होती है। तो मनुष्य की आंखों की विवेदन क्षमता, एक तो होता है विवेदन क्षमता, दूसरा होता है कि वो कितनी दूरी तक देख सकता है। दो अलग अलग क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो विवेदन की क्षमता कितनी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और पहले अपने देखते हैं कि जो अपने ऑप्शन में क्या है। ए नंबर ऑप्शन, इसमें क्या दे रखा है, 1.0 mm, बी ऑप्शन 0.1 mm, और सी ऑप्शन है 1.0 माइक्रोन, और डी ऑप्शन है 10.0 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा बी, 0.1 क्या करता है, ये इसकी जो विवेदन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0.1 mm होता है। लेकिन ये कितनी दूरी तक, ये निकटतम बिंदु कितना होता है, जहाँ तक ये स्पष्ट रूप से, मतलब पास का जो बिंदु कितना होता है जो ध्यान से देख सकता है, तो 25 है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है, आंखें आराम से देख सकती हैं, ध्यान से देख सकती है, स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को पहचान सकती है या किसी किताब को पढ़ सकती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। जो मनुष्य है, 18 नंबर में प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। आपसे पूछा गया है जो मनुष्य है उसका तापक्रम कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कितना होगा आप बताएं। तो ए नंबर ऑप्शन है 92.8 फ़ारेनहाइट, और बी नंबर ऑप्शन है 94.6 फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 93.5 फ़ारेनहाइट, और डी ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है, 98.6, जो 98.6 फ़ारेनहाइट है इसका क्या रहेगा, जो इसका सही आंसर रहने वाला है। कितना रहने वाला है, शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे इसको किस में पूछा जाए, केल्विन डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं अपना कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका फ़ारेनहाइट में पूछें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगर इसका जो केल्विन में पूछते हैं, केल्विन में कितना होगा, 310 केल्विन का होता है। कितना होता है, 310 केल्विन। तो 3 प्रकार से आपका इसमें क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी होगा, केल्विन भी होगा और फ़ारेनहाइट में होगा। तो तीनों में से आपको देखना है और तीनों में से आपको इसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं कि जो निम्नलिखित में से मतलब जिससे नीचे जो रोग नाम दिए गए इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक है। अनुवांशिक का मतलब होता है जो पीढ़ी दर होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होता है। जैसे माता पिता से किस में हो जाएगा, माता पिता से उसके बच्चों में क्या हो जाएगा, ये स्थानांतरण हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं ऐसा कौन सा रोग होता है। ए नंबर ऑप्शन है टीबी, बी नंबर ऑप्शन है हेपेटाइटिस, सी नंबर ऑप्शन है रतौंधी, डी नंबर ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस। अब आपको इन रोगों के बारे में सबसे पहले बात है कि आपको इन रोगों के बारे में पता होना चाहिए। टीबी क्या होता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, रतौंधी क्या होता है और कलर ब्लाइंड क्या होता है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। टीबी एक जो क्या होती है, खांसी के रूप में अपने जो टीबी फैलती है, ये संक्रमण रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इस प्रकार से रतौंधी है, रतौंधी आपको पता है कि रात में जैसे दिखाई नहीं देता है, आपको दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस इसमें क्या होता है, रंगों का जो पहचान करना क्या होता है, रंग होते हैं, रंगों की पहचान करनी क्या होती है, संभव नहीं होता, रंग ये पहचान नहीं कर पाता है। इसका जो अब इसमें देखते हैं इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या, इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जो इसका जो अनुवांशिक रोग होता है, ये क्या होता है, एक अनुवांशिक रोग होता है। ये पीढ़ी दर आगे फैलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अगर उसके माता पिता किसी रंग को पहचानने में सक्षम नहीं रहते हैं तो उसके बच्चे में भी ये रोग हो सकता है। इसलिए इस रोग को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक रोग कहा जाता है। कौन से रोग को कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रंगों की पहचान न करवाना, किसी फिक्स रंग को पहचान नहीं करवाता है कि वह कौन सा ब्लैक है, वाइट है, किस प्रकार का रंग है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर अपना क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पायरिया रोग मानव के किस भाग में होता है। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पायरिया रोग होता है क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं।
पायरिया रोग में क्या होता है आपको पता है। सबसे पहले अभी किस में होता है, पहले ये देखें। जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा दांतों के अंदर। किसके अंदर होता है, ये ऑप्शन में दांतों के अंदर होता है। तो ना तो ये यकृत के अंदर होता है और ना ही ये आंखों के अंदर होता है, ना ही त्वचा के अंदर होता है। इस प्रकार ये किसके अंदर होता है, सिर्फ दांतों के अंदर। अब दांतों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, दांत में जैसे मसूड़ों में से खराबी होने लग जाती है, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में खराबी होने लग जाएगी। और दांत मुंह की साफ सफाई, ये किसके कारण होता है, जैसे मान लो दांतों की साफ सफाई रखने में नियमित रूप से आप नहीं रखते हैं और इसे रखने से मतलब आपको इसमें क्या होगा, मसूड़ों में से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, इससे सांसों में क्या बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा, दांतों का दर्द होना तथा दांतों का पीला पड़ना आदि पायरिया का लक्षण होता है। इस प्रकार से आपको पूछा जाए पायरिया किस में होता है, दांतों में, इसके लक्षण क्या है, तो आप उसको पीला पड़ना, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों में ब्लड का आना, इस प्रकार से क्या होते हैं, पायरिया के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन अपने बात करते हैं कि जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा जो मानव है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। पहले अपने इसमें कितनी हड्डियां होती है, अपने आपको बताया कि 206 हड्डियां कुल पाई जाती है और जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी होती है, 300 होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी वो देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है फीमर, बी नंबर ऑप्शन है मेडिबल, सी नंबर ऑप्शन है स्टेपिस और डी नंबर ऑप्शन है अल्ना। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे जो बड़ी हड्डी कौन सी है, दूसरा ये हड्डियाँ किस किस में पाई जाती है। जो फीमर होती है वो जांघ की हड्डी होती है, कहाँ की होती है, जांघ की हड्डी होती है। अब आपसे स्टेपिज पूछा जाए, स्टेपिज किस में होती है, कान के मध्य में होती है। स्टेपिज कहाँ होती है, कान के मध्य में होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्ना कहाँ होती है, ये सब सारी हड्डियाँ आपको सब प्रकार से पता होनी चाहिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा फीमर। फीमर क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। कितनी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए फीमर हड्डी होती है। कौन सी होती है, फीमर हड्डी। अब फीमर होती कहाँ, आपको ये पता है जांघ में होती है। अब एक होता है टीबिया, टांग। अब इसमें ये भी जांघ में एक टांग की हड्डी भी होती है, इसको क्या बोला जाता है, टीबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीबिया। टीबिया कहाँ की होती है, ये भी कहाँ होती है, टांग की हड्डी होती है। लेकिन सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है। सबसे मजबूत भी आपको बताया कौन सा पदार्थ होता है, तो आप दांतों का इसमें ये इनमें आपको पता है क्या होता है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करते हैं डेंगू। जो डेंगू रोग है, डेंगू रोग जो है उसका जो रोग जनक कौन होता है, रोग जो उत्पन्न करता है वो कौन सा भाग होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डेंगू रोग के बारे में जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन है मच्छर, बी नंबर ऑप्शन है अपना क्या है, बी नंबर ऑप्शन रहेगा वो अपना रहेगा विषाणु, सी नंबर ऑप्शन है आपका जीवाणु और डी नंबर ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। डेंगू सबसे पहले इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका रहेगा वो रहेगा विषाणु। विषाणु द्वारा क्या होता है, डेंगू का रोगजनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डेंगू को रोगजनक कहा जाता है। अब आपसे इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये फैलता है, तो आपको पता होना चाहिए मादा एडिस। मादा क्या होती है इसमें, मादा सिर्फ इसमें क्या होती है, फीमेल एडिस मच्छर। फीमेल एडिस मच्छर के द्वारा क्या होता है, ये रोग फैलता है, उसके द्वारा इस रोग का फैलाव होता है या उत्पन्न होता है। ये रोग आरवो वायरस के कारण होता है। ये आरवो क्या होता है, ये होता किसके कारण है, आरवो वायरस के कारण होता है। फैलाता कौन है इसको, एडिस माता एडिस जो मच्छर होता है ये इसको फैलाता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स या जो विषाणु है, ये विषाणु क्या होते हैं, प्लेटलेट्स इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्लेटलेट्स इसमें क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी और डेंगू ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और होता है किसके कारण है, मादा एडिस के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा मतलब जो वायरस कौन सा होता है, तो आरवो वायरस होता है। इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, रक्त का आंतरिक स्राव होने का भी खतरा बनता रहता है। आंतरिक स्राव क्या हो जाएगा, खतरा बनता रहेगा। आंतरिक स्राव भी स्टार्ट हो सकता है, इसके अंदर ही अंदर खून इसका फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के पीत का स्त्रावण करता है। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा मानव का शरीर का कौन सा भाग है जो पीत रस का क्या करता है, स्त्रावण करता है। ए नंबर ऑप्शन है अपने आमाशय, बी नंबर ऑप्शन है बड़ी आंत, सी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा अपना छोटी आंत, और डी नंबर ऑप्शन रहेगा यकृत। तो इसमें राइट आंसर जो अपना रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जो इसमें क्या रहेगा, यकृत रहेगा। डी नंबर अपना जो क्या रहेगा इसमें राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि किसका स्त्रावण करता है, पीत रस का स्त्रावण करता है। किसका करता है, पीत रस का स्त्रावण करता है। और कौन करता है, अब आपको पता होना चाहिए, यकृत द्वारा क्या किया जाता है, पीत रस का स्त्रावण किया जाता है।
नेक्स्ट अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो मायोपिया होता है, मायोपिया का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए मायोपिया का मतलब क्या होता है और उससे ग्रसित व्यक्ति, अभी एक रोग है मायोपिया, क्या एक रोग है, ग्रसित व्यक्ति निम्न में से क्या नहीं कर पाता है। अब आपको पता होता है मायोपिया किसे कहते हैं। मायोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। इसका दूरदृष्टि दोष में क्या मतलब क्या होता है, सॉरी, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, सही इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, बी नंबर ऑप्शन उच्च आवृत्ति की आवाज़ सुन नहीं पाता है, सी नंबर ऑप्शन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाना, और डी नंबर ऑप्शन कम आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना, ढंग से सुन पाना। ऐसा क्या है, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाना। क्या रहेगा, मायोपिया रहेगा। मायोपिया का मतलब क्या होता है, दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाना, मतलब निकट दृष्टि दोष से कहा जाता है। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। उसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से इसमें दोनों में उल्टा होता है। तो नेक्स्ट अपना जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर हम बात करते हैं चेचक। जो चेचक के वायरस का जो संक्रमण है, ये रोग किसके द्वारा फैलता है, किसके कारण होता है या किसके द्वारा फैलता है, ये देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन मुख गुहा द्वारा, बी नंबर ऑप्शन रक्त द्वारा, सी नंबर ऑप्शन श्वसन नलिका द्वारा, डी नंबर ऑप्शन त्वचा द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहेगा, अपना डी नंबर, त्वचा द्वारा ये रोग फैलता है। कौन सा रोग फैलता है, चेचक वायरस का संक्रमण क्या होता है, फैलता है। चेचक वायरस का संक्रमण फैलेगा, चेचक रोग का फैलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करने से आपको उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन लोगों के मतलब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।